ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दैट वाज माय स्कोर जस्ट 1 मंथ बिफोर द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम। इसमें आप देख सकते हैं मेरा स्कोर था 32.96 मार्क्स आउट ऑफ 200। अब आप सोचिए एग्ज़ाम से 1 महीने पहले अगर आपका ये स्कोर आता है मॉक टेस्ट में तो आपकी मेंटल कंडीशन क्या हो सकती है। आई वॉज कम्प्लीटली शेकन। लेकिन उसके एग्जैक्टली 1 महीने बाद जो प्रीलिम्स था आई क्लियर दिस एग्ज़ाम विद ईज़। आप देख सकते हैं आई स्कोर्ड 96 मार्क्स इन पेपर जीएस पेपर 1। सो हाउ डिड आई मैनेज दिस फ्रॉम 33 इन मॉक टेस्ट टू स्कोर क्लियरिंग द प्रीलिम्स इन 1 मंथ ओनली। 30 डेज़ के अंदर मैंने ये किया था एंड आई विल टेल यू हाउ यू कैन ऑल्सो डू दिस। ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो एज पे हैं या फिर जिन्हें लगता है कि अब 30 डेज़ बचे हैं, लास्ट का 1 मंथ बचा है, उसमें वो कैसे प्रिपेयर करेंगे। अगर वो कन्फ्यूज्ड हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। इफ़ आई हैव डन दिस देन यू कैन ऑल्सो डू दिस थिंग। तो इसके लिए मैंने एक प्लान किया था। देखो इसमें मैंने कुछ प्रायोरिटाइज़ किए थे, कुछ सब्जेक्ट्स को, कुछ अप्रोच को कि कैसे करना है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने एक भी मॉक टेस्ट देना बंद कर दिया। कोई भी मॉक टेस्ट लास्ट के 30 डेज़ में मैंने नहीं दिया था। आई स्टक टू सॉल्विंग PYQs ओनली। मैंने क्या किया, PYQs को सॉल्व करने पे फोकस किया लास्ट के 30 डेज़ में। एक भी मॉक टेस्ट को मैंने हाथ नहीं लगाया था। अब देखो PYQs सॉल्व करने में ना आपको अपना ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि आप PYQs सॉल्व किस लिए कर रहे हैं। बहुत से लोग इसलिए करते हैं कि जिससे कि कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाएं, तो वो 30 से 35 साल के क्वेश्चंस को PYQs को सॉल्व करते हैं। अब देखो लास्ट के 30 डेज़ में आई डोंट थिंक आपके पास इतना टाइम है कि पिछले 35 साल के पेपर आप सॉल्व करने बैठो और फिर उसके नोट्स बनाओ। अगर आपने पहले से ये काम कर रखा है, नोट्स बना रखे हैं, दैट्स वेल एंड गुड, उनको रिवाइज़ करना है, ठीक है। मैंने क्या किया था, मेरा जो ऑब्जेक्टिव था, आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द एग्जामिनर। उसकी टोन क्या है पेपर की, ठीक है, मुझे वो समझनी थी। तो वो समझने के लिए मैंने क्या किया, आई सॉल्व्ड ओनली लास्ट 5 ईयर्स PYQs। लास्ट 5 ईयर्स के PYQs जो होते हैं, आई फोकस्ड ऑन दैट ओनली। क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर था कि मुझे सिर्फ लैंग्वेज समझनी है, और लैंग्वेज अगर समझनी है तो आपके लिए लास्ट के 5 ईयर्स के PYQs आर इनफ, ठीक है। तो ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी एग्ज़ाम की ना अपनी एक लैंग्वेज होती है। यूपीएससी प्रीलिम्स की भी, सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स की भी एक अलग लैंग्वेज है। ये NDA से अलग है, CDS से अलग है, ठीक है, CAPF का होता है उससे अलग है। तो ये लैंग्वेज पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप देखोगे कि अगर कोई क्वेश्चन चलो रिपीट भी हो रहा है ना, अगर 35 साल के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, और अगर आपने इस अप्रोच के साथ जो मैं बताने वाला हूँ इसके साथ अगर सिर्फ लास्ट 5 ईयर्स के PYQ सॉल्व किए हैं, उसके बावजूद भी आप उन क्वेश्चंस को कर पाते हैं जो रिपीट हो रहे हैं, बिकॉज यू हैव नॉलेज कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो लास्ट के 5 ईयर्स के PYQs आपको सॉल्व करने हैं, और ये करने हैं सुबह के स्लॉट में ओनली। मैं डेली के 1.5 आवर्स देता था मॉर्निंग में। सबसे पहले मैं PYQs लेके बैठता था मॉर्निंग में, और उसके लिए आपको ये नहीं है कि 9 से 11 ही लेके बैठना है, जो रियल एग्ज़ाम होता है उसी के अकॉर्डिंग बैठना है, नहीं। जिस वक्त भी आप कंफर्टेबल हैं, अगर आप सुबह 7 बजे उठ रही हैं तो 7 बजे ही करिए। आप कोई KG के स्टूडेंट नहीं है कि आपको अपने माइंड को इस हिसाब से ट्रेन करना है कि 9 से 11 में ही उस हिसाब से काम करना चाहिए। बहुत से टॉपर्स यही कहते हैं, बट मेरे हिसाब से आप इतने मैच्योर हैं कि आप उस वक्त उस हिसाब से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं अगर आपने दिमाग को अच्छे से ट्रेन किया है, आपके पास नॉलेज है, आपको ये आता है कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए। एंड हाउ यू कैन डू दैट, बाई डूइंग ए एनालिसिस ऑफ लास्ट 5 ईयर्स PYQs। देखो आपको अपना एक माइंड फ्रेम बनाना है, ठीक है। आपका दिमाग कैसे एनालिसिस करता है, डिस्पाइट सीइंग वीडियोज़ ऑफ एलिमिनेशन ट्रिक्स, वो आपकी भी अपनी कुछ ट्रिक्स बनती हैं जब आप क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि यार इसमें ये चल रहा है, ठीक है। तो आपको अपना माइंड सेट करना है उस पर, क्वेश्चंस पे, कि ये जो लैंग्वेज है ये इस तरह से सही होता है क्वेश्चन में, और इस तरह की लैंग्वेज गलत होती है। ये कंडीशनिंग डालनी है आपको अपने माइंड में, ठीक है ना। तो सबसे मैं कहूँगा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने इस पर कमांड कर ली, लैंग्वेज पकड़ ली, एग्जामिनर की टोन समझ ली, तो यकीन मान के चलिए आपका 50% काम यही हो चुका है, ठीक है ना। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ डिवाइडिंग द सब्जेक्ट्स इन 2 एरियाज़। सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको कमांड करनी है, लेकिन वो किस तरह से करनी है आपको ये पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट्स हैं ना, दैट नीड्स टू बी डिवाइडेड अंडर, मैंने उसको कोर सब्जेक्ट्स
और नॉन कोर सब्जेक्ट्स, इस तरह से डिवाइड किया था। अब कोर सब्जेक्ट्स में मैंने क्या रखे थे, इसमें भी मैंने एक प्रायोरिटी सेट की थी। सबसे पहले नंबर पे मैंने रखा था पॉलिटी को मैंने क्यों रखा था, क्योंकि कुछ जो पहले मैंने अटैम्प्ट्स दिए थे उसमें पॉलिटी में कुछ सिली मिस्टेक्स हो रही थी और उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं होना था। ठीक है, तो पॉलिटी के क्वेश्चंस क्योंकि इजी भी आते हैं और फिर भी डूएबल होते हैं, तो उस पर आप सिली मिस्टेक्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो पहले पॉलिटी को आपको रखना है सबसे पहली प्रायोरिटी। दूसरे नंबर पे आपको रखनी है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री, फिर उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री एंड देन मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, अब मॉडर्न हिस्ट्री को सबसे ज़्यादा टाइम देना है, फिर एंशिएंट और मेडिवल को देना है। आर्ट एंड कल्चर को मैंने हिस्ट्री के उससे अभी बाहर रखा है कोर सब्जेक्ट से, वो उसका रीज़न मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे आपका आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की जो भी बुक, बेसिक बुक आपने पढ़ी है, चाहे वो एनसीईआरटी पढ़ी हो या कोई और बुक पढ़ी हो, बेसिक्स करने के लिए एक वो करनी है। उसके अलावा क्या करना है आपको, PT 365 इज़ मस्ट। ठीक है, और गवर्नमेंट स्कीम्स जो पिछले एक डेढ़ साल में रही हैं उनको देख लेना ज़रूर। ठीक है, ये सब चीज़ें इकोनॉमिक्स के कोर सब्जेक्ट्स में आएंगी, कोर एरियाज़ में आएंगी, जो आपको, जिसके ऊपर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, चौथे नंबर पे मैं रखूँगा ज्योग्राफी में भी सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी एंड देन वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, इस हिसाब से आपको इसमें टाइम देना है, और ये टाइम इस हिसाब से देना है कि आपको इसका जो रिवीजन करना है ना अगले जो 30 डेज़ हैं, वो इस हिसाब से होना चाहिए कि इस पर कमांड बहुत अच्छी हो जाए। कमांड करनी है प्रॉपर, कोई फैक्ट्स हैं तो वो रटे होने चाहिए, कोई कंसेप्ट्स हैं तो वो रटे होने चाहिए। ठीक है, क्रोनोलॉजी है वो रटी होनी चाहिए। तो इस चीज़ पे फोकस रखना है आपको अगले 30 डेज़ में। ठीक है ना, और इस पे अगर कमांड हो जाएगी तो यकीन मानिए इसमें से ऑलमोस्ट 50 to 60 क्वेश्चन हर साल आते हैं, और अगर कम भी होते हैं तो फिर तब भी आपको सॉल्व करने की उसकी कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है ना, वो तब कब पॉसिबल हो पाएगा, जब आपकी इनके ऊपर कमांड अच्छी होगी। ठीक है ना, तो इसके बाद आते हैं हम नॉन कोर सब्जेक्ट्स पे। देखो नॉन कोर सब्जेक्ट्स में क्या है, इसमें भी आपको प्रायोरिटाइज करना है। सबसे पहले नंबर पे रखना है एनवायरनमेंट को। ठीक है, अब एनवायरनमेंट को देखो बहुत से लोग कोर सब्जेक्ट्स में रखते हैं, मेरा इसको नॉन कोर सब्जेक्ट्स में रखने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि अगर आपको फॉरेस्ट की कट ऑफ क्लियर करनी है तो एनवायरनमेंट आप इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे कोर सब्जेक्ट्स में। ठीक है, और अगर आपको यूपीएससी की सिंपल कट ऑफ क्लियर करनी है तो नॉन कोर सब्जेक्ट्स में एनवायरनमेंट आप रख सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका आता है साइंस एंड टेक, और तीसरे नंबर पे मैं रखूँगा आर्ट एंड कल्चर को। अब देखो आर्ट एंड कल्चर को मैंने इसलिए रखा है यहाँ पे नॉन कोर में, क्योंकि ये एक ऐसा वास्ट एरिया है जहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कितनी डेप्थ से आएगा, कुछ नहीं पता आपको। ठीक है, एक बहुत बड़ी बुक भी पढ़ ली नितिन संघानिया और उसके बाद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए भी आपको बेसिक जो बेसिक नोट्स हैं ना आपके, चाहे वो एनसीईआरटी के नोट्स हों, वही सफिशिएंट हैं, उतने ही पढ़ने हैं, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें एलिमिनेशन ट्रिक्स लगाने की कोशिश करिए आप। ठीक है, और साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट में आपको फोकस करना है PT 365 पे। PT 365 यहाँ पे मस्ट हो जाती है बिल्कुल। एनवायरनमेंट में क्या है, 80 पेज के नोट्स आते हैं उसके, शंकर IAS के, मेरे पास पड़े हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, 80 पेज की वो जो बुकलेट है एनवायरनमेंट की शंकर IAS की, वो कर लो, उससे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा आपको करने हैं PT 365 बस, इससे ज़्यादा मत करना। इससे अलग सिर्फ आपको इसके PYQ सॉल्व करने की ट्रिक्स होनी चाहिए कि इससे अगर PYQ आ रहे हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, कहीं पे ट्रिक लग रही है कि नहीं लग रही है, ये एनालिसिस आपको करना है। अब ये सब होने के बाद आपने देख लिया कि पहले तो आपने PYQ पे फोकस किया, फिर आपने कमांड करी सब्जेक्ट्स के ऊपर, और सब्जेक्ट्स में आपने प्रायोरिटाइज़ किया पहले कोर सब्जेक्ट्स को, फिर नॉन कोर सब्जेक्ट्स को। ठीक है, तो अब फिर काम बचता है आपका एलिमिनेशन टेक्निक सीखने का। देखो एलिमिनेशन टेक्निक्स जो है ना, ये स्टार्टिंग के 3-4 दिन लगा लो, उसमें जो भी वीडियोस आपको देखनी है उसके नोट्स बना लो। डेली वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, एलिमिनेशन टेक्निक्स की 3-4 वीडियोज़ एट मैक्स देख के उसके नोट्स बना लो, और फिर वो नोट्स डेली स्टार्टिंग मॉर्निंग में ही 10 से 15 मिनट दो उनको,
और डेली उनको पढ़ने के बाद तब PYQ सॉल्व करिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो एलिमिनेशन ट्रिक्स आपने सीखी है ना, उसको अप्लाई करने का एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, ठीक है। आपका माइंड एनालिसिस कर पाएगा कि हाँ ये इस तरह से अप्लाई होती हैं या फिर ये यहाँ अप्लाई नहीं हो रही है। आपकी एक कंडीशनिंग बनेगी माइंड की, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब ये 3 काम अगर आपने कर लिए ना अगले 1 महीने में, तो यकीन मानिए आपके चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं क्लियर करने के लिए। मैंने इस एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो ये जो नॉन कोर सब्जेक्ट्स हैं ना, इनको छूते भी नहीं है, PD 365 को छूते भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इन पॉलिटी ये जो कोर सब्जेक्ट्स हैं इन पे उनकी कमांड इतनी अच्छी है कि इसी के दम पे वो प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं। कैसे? क्योंकि उनको एलिमिनेशन ट्रिक्स पता है, ठीक है, और इस पर कमांड अच्छी है। अब इन पे जब कमांड अच्छी है तो क्या है, वो सिली मिस्टेक्स नहीं करते बेसिक चीज़ों में, और इनमें लगाते हैं एलिमिनेशन ट्रिक्स, और उसी के दम पे वो प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, और हर बार करते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज़ करनी है आपको। मैंने भी यही चीज़ की थी लास्ट 30 डेज़ में, इससे ज़्यादा आप कर ही नहीं सकते। आपको मिनिमलिस्ट अप्रोच अपनाना है लास्ट 30 डेज़ के लिए। इसमें आप अगर एक्सपेंशन पे जाओगे तो यू आर बाउंड टू फेल, ठीक है ना। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की। मैं इसकी बात वैसे चौथे नंबर पे कर रहा हूँ, लेकिन ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है आपकी प्रिपरेशन का। अगर ये आपके पास नहीं है देन बिलीव मी आप इसमें फेल हो जाएंगे। और ये चौथी चीज़ है आपकी, योर स्टेट ऑफ माइंड इन द एग्ज़ाम हॉल। आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है एग्ज़ाम हॉल में। देखो, आपका तीन रिस्पॉन्स हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम हॉल में। या तो यू आर ओवर एक्साइटेड आप कब होंगे, व्हेन यू सी कि यार स्टार्टिंग आपने पेपर देखा और उसमें स्टार्टिंग के 10-12 क्वेश्चन पॉलिटी के आ गए और बहुत ही जी हैं, आप ओवर एक्साइटेड हो गए उसमें। आप तो उससे क्या होगा, यू एंड अप कमिटिंग सिली मिस्टेक्स इन दैट। ओवर एक्साइटमेंट के अंदर आप उसमें कुछ बारीक चीज़ें नहीं देख पाते हैं जिससे कि सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो पहला रिस्पॉन्स ओवर एक्साइटमेंट, ये भी अवॉइड करना है, ठीक है। दूसरा रिस्पॉन्स आपका क्या हो सकता है, एंग्जाइटी या फिर स्ट्रेस। आपने देखा यार पेपर बहुत टफ आया है, एलिमिनेशन ट्रिक्स नहीं लग रही, इस बार जो ऑप्शंस हैं वो चेंज कर दिए, पहले कुछ और आते थे अब कुछ और आ रहे हैं। उसी जैसे ही आपने एंग्जाइटी डेवलप हुई आपके दिमाग में, स्ट्रेस डेवलप हुआ, योर कैपेबिलिटी टू सॉल्व द क्वेश्चंस डिमिनिसेस, वो कम हो जाती है। आप अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, आप सोच नहीं पाते हैं अच्छे से। एक काम माइंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टेट ऑफ माइंड स्टेबल होने के लिए आपको उसको ट्रेन करना पड़ेगा, और ये 30 डेज़ ही हैं उसको ट्रेन करने के लिए, ठीक है ना। और वो कैसे होगा वो मैं अभी आपको बताऊँगा। देखो, तो फिर आपको एंग्जाइटी और स्ट्रेस को भी अवॉइड करना है। ये कैसे अवॉइड कर सकते हैं, यू मस्ट बी अवेयर इन द बिगिनिंग इटसेल्फ कि यूपीएससी कोई भी झटका दे सकती है, पेपर कितना भी टफ आ सकता है। हो सकता है आपने पॉलिटी बहुत अच्छे से तैयार करी है और पॉलिटी के 5 ही क्वेश्चन आए बस, तो उसमें आपको एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। वो सबके लिए 5 ही आए, हर कोई पॉलिटी ही तैयार करके जाता है, तो आपको उसमें घबराना नहीं है बस, ठीक है ना। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको अपना माइंड स्टेबल रखना है, चाहे इजी पेपर आए तब भी और टफ पेपर आए तब भी। और थर्ड जो रिस्पॉन्स हो सकता है आपके माइंड का, वो हो सकता है जब आप माइंड को ट्रेन करेंगे, एंड दैट इज़ ए काम माइंड, ठीक है। एंड ये जो है ये काम माइंड, दिस इज़ द की टू क्लियर प्रीलिम्स। आपने सारी चीज़ें अच्छी करी हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी है, बहुत टाइम दिया है, सारे सब्जेक्ट्स पे बहुत अच्छी कमांड है, PYQs आपने पिछले 35 साल के कर लिए हैं, ठीक है, सारी PD 365 कर ली हैं। उसके बावजूद बच्चे अगर प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स उनका स्टेट ऑफ माइंड डिस्टर्ब्ड था एग्ज़ाम हॉल में। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू डू। और उसके लिए आपको दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा अगले 30 डेज़ तक। वो कैसे हो पाएगा, उसके लिए आपको क्या करना है, डेली रूटीन्स जो आप बना रहे हो, सुबह PYQ सॉल्व करने हैं, उसके बाद स्टैटिक सब्जेक्ट्स करने हैं, ये जो आप रूटीन बना रहे हो इसको डेडिकेशन के साथ फॉलो करना है। और जब डेडिकेशन के साथ फॉलो करोगे ना, तो एंड ऑफ द डे जब आप सोने जाओगे तो आपको दिमाग में ये कहना है दैट आई एम कैपेबल एंड आई विल डू दिस, आई विल क्लियर प्रीलिम्स दिस टाइम। वाई? बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, यू आर डूइंग थिंग्स राइट, दैट्स वाई यू विल क्लियर। जब आप अपने माइंड को ये ट्रेन करोगे ना कि यार चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं, ठीक है ना, तब वो दिमाग काम होना स्टार्ट होगा। तब उसे पता चलेगा कि दिमाग को कि हाँ ये चीज़ें कर लूँगा मैं, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन अच्छी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और यकीन मानिए अगर ये 4 चीज़ें आपने लास्ट के 30 डेज़ में कर ली तो आपको प्रीलिम्स क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता।
ये आपका माइंड ही है जो आपको प्रीलिम्स की रेस से आउट कर देता है। बल्कि यूपीएससी प्रीलिम्स जो है ये एग्ज़ाम ही इस चीज़ को चेक करने का है कि आप मेंटली कितने स्टेबल हैं। तो आपको स्टेबल रहना है, माइंड को काम रखना है। काम कैसे होगा, शांत कैसे रहोगे आप दिमाग से, जब आप अवेयर हो किस चीज़ के लिए कि यार पेपर इजी भी हो सकता है, पेपर बहुत टफ भी आ सकता है। जैसे ही आप इस चीज़ के लिए अवेयर हो जाते हो तो आप उसको रिस्पॉन्ड उसी हिसाब से करते हो। आप उसमें एंग्जाइटी नहीं डेवलप करते, आप उसमें ओवर एक्साइट नहीं होते, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ठीक है। तो ये अवेयरनेस के साथ जब आप एग्ज़ाम हॉल में एंटर करते हैं तब आपका दिमाग स्टेबल रहता है, तब आप उसको सोच पाते हैं। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि अब एलिमिनेशन ट्रिक्स काम करना बंद कर दिया है, वो कम हो, हाँ देयर इज़ नो डाउट, बहुत कम ऑप्शन अब बचे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बता रहे हैं कि अभी भी एलिमिनेशन ट्रिक्स से पेपर सॉल्व हो रहा है। अभी भी लोग 110 एंड 115 सॉल्व वो मार्क्स लेके आ रहे हैं। वाई इज़ इट पॉसिबल? क्योंकि उनका दिमाग ट्रेंड है इस चीज़ के लिए, वो फिर भी उसमें ढूंढ पाते हैं उन ट्रिक्स को कि हाँ जो अप्लाई होती हैं, ठीक है ना। तो अपने माइंड को स्टेबल रखना है और उस हिसाब से एग्ज़ाम को अप्रोच करना है। और कोई अगर इशू आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। थैंक यू सो मच।